हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर जीएस के पेपर को सॉल्यूशन करवाने वाला हूं तो दोस्तों आप इस पूरे वीडियो को देखिए और अपने उत्तर को मिलान कीजिए। इसको दोस्तों यूपीएससी का जिसने पेपर दिया है वह भी देख सकते हैं और दूसरे जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं वह भी इस पेपर को देखिए, जिससे उनको अनुमान लग सकता है कि पेपर कैसा आता है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम इनको हल करते हैं। दोस्तों यह बुकलेट सी हैं, ये यह सी सीरीज हैं। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, होम गार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, होम गार्ड को होम अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है। तो दोस्तों यह नहीं किया जाता है, यह पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, होम गार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बल बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। तो यह दोस्तों बिल्कुल राइट कथन है, क्योंकि होम गार्ड पुलिस की सहायता करता है। और इसके अलावा तीसरा कथन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होम गार्ड बटालियन समुत्थापित की गई है। तो इसका राइट आंसर है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें 2 कथन सही हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 3 को। तो साथ साथ में हम दोनों साइड से क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों इधर प्राय समाचार में उल्लेखित रहने वाले क्षेत्र हैं और समाचार का में होने के कारण। तो उत्तरी कीवो और इटोरी, यह आर्मीनियम और अजरबैजान के बीच युद्ध है। दूसरा है नारगोना कारबाख और मोजाम्बिक में उपलब्ध। तीसरा है खेरसोन और जपोरिजिया, इजराइल और लेबनान के बीच विवाद। तो दोस्तों ये सारे कथन सम्मिलित नहीं हैं, तो इसमें से कोई भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इधर एक तरफ तो है कृत्य, यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है। तो पहला है अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी की ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके हस्तक्षेप करना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट 1872। तो यह भी कथन सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है बंदूक या तोप से अनुष्ठानपरक गोली दागना, जिससे अन्य लोगों में व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, आयुध संशोधन अधिनियम 2019। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि उपयुक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित है। तो दोस्तों तीनों युग्म सही सम्मिलित हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सभी 3। इधर है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पहला है, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। दोस्तों यह बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुई। तो यह दोस्तों कथन गलत है, पहला सही है। तो इधर देखते हैं उपयुक्त कथनों में से बारे में निम्नलिखित कौन सा एक सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इधर दोस्तों यह खेल है और खेलों को सम्मिलित करने के लिए कहा गया है, यानी कि सम्मिलित कौन सा सही सम्मिलित है कौन सा नहीं है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो दोस्तों यह खिलाड़ी के द्वारा जो उसके जीवन में कार्य किए जाते हैं, इसमें 4 वर्षों की अवधि नहीं है, तो यह वो गलत हो जाएगा दोस्तों।
दूसरा है अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए, तो यह बिल्कुल राइट है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों को टीमों को प्रशिक्षित किया है। और चौथा है राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों को द्वारा रिटायर होने पर बाद भी दिया गया योगदान की सराहना के लिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर केवल एक राइट है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें समाचारों में उल्लेखित संघर्ष का क्षेत्र और देश दे रखा है। तो दोस्तों डोनबास यूक्रेन में है, काचिन म्यांमार में है और टिग्रे दूसरे देश में है। तो ये तीनों असुमेलित है, तीनों सुमेलित नहीं है, तो इसमें कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया। इसके अधिकृत शुभंकर को तम्मी नाम दिया गया। तो ये सही बिल्कुल करेक्ट कथन है। पहला इसमें गलत है दोस्तों, क्योंकि ये पहली बार भारत में आयोजित नहीं किया गया था। तीसरा है ओपेरो सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वीरामेंची कप होती है। तो यह वीरामेंची कप नहीं होती है दोस्तों, इसमें हैमिल्टन रसेल कप होती है। महिला विभाग सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए हैमिल्टन रसेल कप होती है। तो यह गलत है, इसमें वीरामेंची दोस्तों इसमें उल्टा सुल्टा कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसमें से सिर्फ एक ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इधर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाल ही में वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान से निम्नलिखित में से किस कारण में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सब देशों से संबंधित है। तो इसमें से सफल तख्ता पलट हो गया था, क्योंकि वहाँ पर सैनिक व अर्धसैनिक बलों में बहुत ही यह चर्चा का विषय रहा था दोस्तों। यह दक्षिण अफ्रीका का देश थे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार करना है। उर्वरक संयंत्र, तेल शोधन कारखाने, इस्पात संयंत्र। तो उपयुक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। तो दोस्तों हरित हाइड्रोजन के लिए उर्वरक संयंत्र में भी किया जाता है, तेल शोधन और इस्पात संयंत्र, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन की से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसे तीनों में प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट किस गतिविधियों से जुड़े हैं। तो पुरातात्विक उत्खनन। दूसरा ऑप्शन है औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पुरातात्विक उत्खनन। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। यह आ गया है G20 का प्रश्न। दोस्तों G20 में से प्रीलिम्स के बाद अब मेंस के एग्जाम के भी प्रश्न श्योर पूछा जाएगा, क्योंकि यह दोस्तों बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। तो इसको देखते हैं। G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। G20 समूह के मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए मंच के रूप में की गई है। तो यह बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। तो जहाँ पर भी डिजिटल के बारे में बात आए तो वहाँ पर भारत प्रमुख स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, 2। इसी प्रकार से इधर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है या नहीं है। तो दोस्तों बेसनगर, ये शेगुफा, यह भी हो सकता है दोस्तों। शेगुफा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों। बाजा बौद्ध, ये हीनयान शाखा से संबंधित है। बाजा जो बौद्ध गुफा मंदिर हैं। शीतल वासल, ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसमें
इसमें अभी कन्फ्यूजन है बेसनगर में। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कित उपयुक्त में से कितने सही युग्म सम्मिलित हैं, तो केवल 2 मानेंगे दोस्तों। अभी दोस्तों यूपीएससी में बहुत से क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जो दोस्तों बिल्कुल सही कथन है, 7 अगस्त को। क्वेश्चन दूसरा कथन है 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो यह भी बिल्कुल राइट आंसर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और तथा कथन 2 पहला कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यूपीएससी पैटर्न के अंतर्गत बिल्कुल फैक्चुअल व कॉन्सेप्ट बेस में पूछे गए हैं। इधर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर को, कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 संविधान से संबंधित प्रश्न है। पहला कथन है नागरिकों के बीच सामाजिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष 2015 से मनाए जाने की घोषणा की है, तो यह बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं कथन 2 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप बनाई गई। तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि 26 नवंबर को नहीं बनाई गई थी वह प्रारूप समिति का गठन दोस्तों 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये दूसरा कथन गलत है। तो कथन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कथन पहला सही है और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि भारत की ध्वज संहिता के 2002 के बारे में है कि कौन सा कथन पर विचार करना है। पहला कथन है भारत की राष्ट्रीय ध्वज का मानक आमाप 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर है। तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। यह दोस्तों 600 इंटू 900 मिलीमीटर है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है ध्वज की लंबाई से ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। तो ये दोस्तों बिल्कुल राइट कथन है। तो इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें कथन पहला गलत है और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इधर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को। स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा कथन है स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण भंडार है। तो दोस्तों यह गलत कथन है, क्योंकि चाइना और अफ्रीका के पास है। इधर देखते हैं तो उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित कौन सा सही कथन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि कथन पहला सही है और दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, USA और यूरोपीय संघ EU ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की प्रारंभ की थी। तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो दोस्तों इसमें यह दूसरा कथन गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा कि पहला कथन सही है किंतु दूसरा कथन गलत माना गया है। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। तो यह बिल्कुल कथन गलत है। कथन दूसरा देखते हैं भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहला कथन तो सही नहीं है, दूसरा सही है। तो देखते हैं इसका
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहल संविदा सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवाह के लिए वैश्विक संविदा ग्लोबल कॉम्पैक्ट सेफ ऑर्डिनरी रेगुलर माइग्रेशन अपनाई गई है। दूसरा कहते हैं GCM ने अधिक कथित उद्देश्य और प्रतिबद्धता UN सदस्य देशों की बाध्यकारी है। तीसरा कहते हैं GCM अपने उद्देश्य और प्रतिबद्धता के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित करने का कार्य करती हैं। तो कितने कथन सही हैं? तो दोस्तों इसमें से एक भी कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र मशीनरी में 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच ही वे मध्यम उद्योग हैं। तो यह बिल्कुल गलत कथन है दोस्तों, इसमें कोई सीमा नहीं रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका दूसरा कथन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक प्राथमिक ऋणदाता के क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तो यह बिल्कुल करेक्ट कथन है। तो दोस्तों इसमें केवल 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। $, और स्विफ्ट SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल में भुगतान करना संभव है। तो यह बिल्कुल राइट कथन है दोस्तों, यह बिल्कुल राइट कथन है। दूसरा है कि कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके वेग समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती हैं। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि की जा सकती हैं। तो यह बिल्कुल राइट कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों बीटा एक तरह से संख्याओं के मान को निर्देशित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें स्टेट बैंक उपलब्ध नहीं करवाता है। क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन है किसी SHG में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण वही सदस्य के लेता है। तो यह बिल्कुल सही कथन है। और इसी प्रकार तीसरा कथन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SHG को समर्थन करते हैं स्वयं सहायता समूह को। तो बिल्कुल राइट कथन है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक वर्धक और पुनर्स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यह बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है भारत के स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ देखभाल प्रदान करने के साथ विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवा को जुटाने के लिए उत्तरदायी हैं। तो यह गलत कथन है दोस्तों यह भी सही है लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक चर्चा की है। हम अगले पार्ट में 25 से 50 तक क्वेश्चन इस प्रकार से हम पूरे 100 प्रश्नों का पूरा एनालिसिस साथ में करते जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।